थे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग. कंट्रोलिंग इज द फिफ्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड दिस इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. बट हमने एक चीज पढ़ा था जब हम मैनेजमेंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे. हमने पढ़ा था मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. वेरी गुड. मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. मतलब प्लानिंग के बाद नेक्स्ट कम्स ऑर्गेनाइजिंग, देन स्टाफिंग, देन डायरेक्टिंग and then controlling will take us back to planning. और वो प्रोसेस फिर से चालू होगा. अगर कोई एक चीज साइकिल है, सर्कल है, तो आफ्टर द लास्ट स्टेप अगेन द फर्स्ट स्टेप. इस चैप्टर में आप देखिएगा हम कंट्रोलिंग और प्लानिंग के रिलेशनशिप की बात करेंगे. तो बच्चे को ये लगता है जनरली कि कंट्रोलिंग में प्लानिंग के साथ बात क्यों, क्योंकि ये तो बहुत दूर है कंट्रोलिंग से. लेकिन अगर मैं एक साइकिल बनाऊं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, तो आप जब इस तरह से चीजों को देखते हो तो आपको लगता है प्लानिंग और कंट्रोलिंग बहुत दूर है. इसको साइकिल में देखिए तो ये लोग दोनों कितने पास हैं. कंट्रोलिंग के बाद इमीडिएटली हमारा क्या आ जाता है, वापस से प्लानिंग आ जाता है. अगर हम किसी फंक्शंस के रिलेशनशिप की बात करें तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप कौन से दो फंक्शंस में है, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग में. समझते हैं इन दोनों के बीच में इतना अच्छा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप क्यों है. कंट्रोलिंग चैप्टर में सीक्वेंस में नहीं जाके सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज अ कंट्रोलिंग प्रोसेस. द रीजन बीइंग, अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस डिस्कस कर लेते हैं तो इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, मीनिंग सब कुछ ऑटोमेटिकली हमारा हो जाता है. हमारा वर्कलोड हाफ हो जाता है अगर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस को समझ ले तो. और ये बहुत एक कॉमन सेंस से समझने वाला प्रोसेस है. आपको बुक से कोई रट्टा मारने की दरकार नहीं पड़ेगी. अब सुनो, अगर मैं कंट्रोलिंग वर्ड यूज कर रहा हूं, सबसे पहले मेरे को कंट्रोलिंग का मतलब बताओ. एक जनरल मीनिंग. कंट्रोलिंग मतलब क्या? चेक्स एंड कंट्रोल्स, प्रिवेंटिव मेजर्स. कंट्रोलिंग मतलब चीजें जैसे हमने सोचा था वैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, कंट्रोल करना. आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी को कंट्रोल क्या चीज से करते हो, स्टीयरिंग से कंट्रोल करते हो. तो कंट्रोलिंग वर्ड को, उस वर्ड को दिमाग में रख के आप कंट्रोलिंग का मतलब समझना. कंट्रोलिंग मतलब मेकिंग श्योर थिंग्स आर गोइंग एज पर द प्लान. हमने प्लान बनाया, प्लान को इंप्लीमेंट किया. अब तुम समय समय पे चेक करेगा या नहीं करेगा कि चीजें प्लान के हिसाब से हो रही या नहीं हो रही है. तो जब आप प्लान इंप्लीमेंट करोगे आपको यह भी इंश्योर करना पड़ेगा वी आर गोइंग एज पर द प्लान. फिर याद करिए हमने आगे पढ़ा था प्लानिंग में भी और बिजनेस एनवायरनमेंट में भी कि अगर एनवायरनमेंट में चेंजेस होते हैं तो हमें प्लान को टाइम टू टाइम मॉडिफाई करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा. जब आप विद द चेंजेस इन द एनवायरनमेंट प्लान को मॉडिफाई करने का, एडजस्ट करने का बात कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग, दैट इज ऑल्सो बेसिकली नोन एज कंट्रोलिंग. अगर कोई चीज लाइन से भटक रही है तो हम उसको वापस से ट्रैक पे लाने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग. तो अब हम प्रोसेस को समझते हैं. व्हाट इज स्टेप नंबर 1? स्टेप नंबर 1 इन कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स. ये प्लानिंग में पढ़ा था क्या हमने? ऑब्जेक्टिव्स हम सेट करते हैं. तो अब देखो कंट्रोलिंग का पहला स्टेप क्या है, सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स. बुक बंद कर दीजिए, बुक में ध्यान मत दीजिए, बुक आपके साथ ही रहेगा. अरे आपको बुक की दरकार नहीं है. स्टेप नंबर 1 इज सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स मतलब टारगेट्स. बेटा स्टैंडर्ड्स कहां पे सेट किया था आपने? प्लानिंग फंक्शन. तो कैन आई से सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स इज द आउटकम ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस. आउटकम ऑफ द, अच्छा, मतलब स्टेप 1 सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स है. मतलब एक चीज सिंपल है कि अगर हमने प्लानिंग फंक्शन को परफॉर्म नहीं किया तो यहीं पे बात समझ आ गई, हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं हो सकता है. क्योंकि कंट्रोलिंग प्रोसेस का जो स्टेप नंबर 1 है दैट इज सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड दिस स्टैंडर्ड्स आर द आउटकम ऑफ प्लानिंग प्रोसेस. स्टैंडर्ड्स मतलब बेंचमार्क्स. स्टैंडर्ड्स मतलब बेटा हमने अगर ये कंपेयर करना है कि हमने अच्छा किया या खराब किया, कैसे कंपेयर करते हैं? बेंचमार्क से कंपेयर करते हैं. आपको स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर पूछता है बेटा आप हमको एडवांस में लिख के दो, आप बीएसटी में कितना मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो, राइट? अब वो क्या बन गया? बेंचमार्क बन गया. फिर आप एग्जाम्स दोगे, आपका रिजल्ट आएगा, वो क्या क्या होगा तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस. अब हम कंपेयर करेंगे तुमने स्टैंडर्ड सेट क्या किया था अपने लिए और तुम्हारा एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है, और अगर दोनों में फर्क है तो फर्क क्यों है. एग्जैक्टली हम कंट्रोलिंग की बात करें. देखना स्टेप बाय स्टेप तुमको समझ आएगा. तो पहला स्टेप सेटिंग अप ऑफ द स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड सेट हो गया. अब तुमने क्या किया? स्टैंडर्ड सेट किया, प्लान को एग्जीक्यूट किया, यू हैव एग्जीक्यूटेड द वर्क.
अब आपका एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया, आपने परफॉर्म किया। एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद आप एक्चुअल रिजल्ट्स को क्या करोगे, मेजर करोगे। तो आई विल बी मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टेप 1 सेटिंग अप द स्टैंडर्ड्स, स्टेप 2 मेजरिंग द परफॉर्मेंस। तो एक तरफ मेरा स्टैंडर्ड था कि मैं क्या चाहता था जो मैंने अपने लिए सेट किया है, और एक मैंने क्या अचीव किया है, मेरा एक्चुअल रिजल्ट क्या है। तो मैंने सोचा था कि मैं 90% मार्क्स लाऊंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट था, और मेरा एक्चुअल मार्कशीट दिखा रहा है कि मेरा प्री बोर्ड्स में 83% आया। तो स्टैंडर्ड स्टेप नंबर 1 90%, 83%। स्टेप नंबर 2 83% कब पता चलेगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस होने के बाद ही तो मेजर कर पाओगे। एग्जाम्स हो गए, जब रिजल्ट्स आएगा तब मेजर कर पाओगे। स्टेप नंबर 2 मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। स्टेप नंबर 3 कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। कंपेयर करेंगे, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कितना है 83%, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस कितना है 90%। अब मैं अपने स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस से कंपेयर करूंगा। अगर दोनों मैच हो जाते तो शायद बात यहीं पे खत्म हो जाती, बट व्हाट आई कैन सी इज देयर इज अ डेविएशन। स्टेप नंबर 4 कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने से हमने क्या निकाला, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल विद द स्टैंडर्ड एंड फाइंडिंग आउट द डेविएशंस कितना निकला, माइनस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव परफॉर्मेंस है। 97 अगर ले आते तो +7 होता। यस, सेटिंग अप ऑफ standards, measuring the actual performance, comparing the actual performance with the standard performance. Step 3. Step 4 finding out the deviations. Step 4 finding out the, अच्छी बात यह है डेविएशंस निकालने के बाद कंट्रोलिंग प्रोसेस खत्म नहीं होता है। ठीक है, कम आया 7%, कहानी खत्म। तो ये निकाल के फायदा किया हुआ कि कम आया है 7%। सर आप भी तो गधे जैसी बात कर रहे हो, अब होगा भी क्या, हो तो रिजल्ट आ गया, अब माथा लगा के क्या फायदा। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। हमें लगता है कि कंट्रोलिंग फंक्शन इज बैकवर्ड लुकिंग मतलब अपने परफॉर्मेंस को अपने स्टैंडर्ड से सेट कर रहे हैं। अच्छा, जिस परफॉर्मेंस को मेजर कर रहे हैं वो तो हो चुका है, रिजल्ट्स आ चुका है। क्या तुम प्री बोर्ड्स के एग्जाम वापस से दे सकते हो? क्या रिजल्ट चेंज होगा? तो फिर सर डेविएशन निकाल के क्या फायदा? पूरी बात सुनना, कंट्रोलिंग का इंटरेस्ट जो हो चुका है उसमें है ही नहीं। हमारा तो इंटरेस्ट इस बात में है कि अब की बार 7% डेविएशन आया। अगर हमने कारण पता नहीं किया कि ये डेविएशन क्यों आया है, तो ये डेविएशन नेक्स्ट टाइम भी आएगा। हमारा तो पर्पस ये है कि अगर डेविएशन आया है और हम समझ लिए डेविएशन क्यों आया है, तो जिन खामियों के कारण ये डेविएशन आया है हम उन खामियों की भरपाई करें और ये डेविएशन नेक्स्ट टाइम ना आने पाए। अभी देखना, आगे जाके एक वर्ड सुनेंगे, अभी आपको हिंट्स मिल गया क्यों ऐसा बोला जाता है। कंट्रोलिंग इज बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। Why are we looking backward? जब मैं एक्चुअल को स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहा हूं, आई एम लुकिंग बैकवर्ड बिकॉज एक्चुअल इज ऑलरेडी परफॉर्म्ड, बेंचमार्क इज ऑलरेडी सेट। तो बैकवर्ड क्यों देख रहे हैं, बैकवर्ड क्यों जा रहे हैं? सही इंटेंशन है, फ्यूचर को कैसे सही करें। आपने कहावत सुना होगा, हमें आगे तेजी से भागने के लिए पहले एक कदम पीछे लेना पड़ता है। तो कंट्रोलिंग जो पीछे एक कदम ले रहा है वो पीछे जाने के लिए नहीं ले रहा है, वो एक कदम हम पीछे ले रहे हैं आगे जाने के लिए। स्टेप 4 तक हमने समझा था। क्या था स्टेप 1? स्टैंडर्ड सेट कर लिया। स्टेप 2 एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर कर लिया। स्टेप 3 एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर कर लिया। स्टेप 4 डेविएशंस निकाल लिया। स्टेप 5 एनालाइजिंग द कॉजेज ऑफ डेविएशन। एनालाइजिंग दी, ये जो 7% का डेविएशन है, क्या कारण है इस डेविएशन का? एनालाइजिंग दी, जब हम एनालिसिस करेंगे हमें कारण पता चलेगा। एनालिसिस करने के बाद हम क्या करेंगे? once we analyze the causes for deviation, then what we will do? Very good, we will take corrective measures. Next stage is corrective measures, मतलब कैसे सही करें, क्या एक्शन ले कि नेक्स्ट टाइम ये डेविएशन। उसके बाद एक स्टेप और आपके बुक में लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं फीडबैक रिपोर्ट।
जिस रिपोर्ट में हम टॉप मैनेजमेंट को पूरा रिपोर्ट बना के भेजेंगे कि ये हमारा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था, ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस था, इतना डेविएशन आया, डेविएशन का फलाना फलाना कारण हमें पता चला है, और इस डेविएशन को हटाने के लिए हमने फलाना फलाना एक्शन लिया है। वो रिपोर्ट क्या काम में आएगा मैनेजमेंट का? मैनेजमेंट उस रिपोर्ट के बेसिस पे फ्यूचर प्लानिंग करेगा। मैनेजमेंट उस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट ईयर के लिए स्टैंडर्ड सेट करेगा। कितना आसान प्रोसेस है। ईमानदारी से बोल दो, क्या लर्निंग की दरकार है? अगर हमने समझ लिया क्या हो रहा है, लर्निंग कहीं है ही नहीं। तुम हमको 50 साल बाद जब हम बहुत बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम पूछोगे तो मैं बता दूंगा कंट्रोलिंग प्रोसेस क्या है, क्योंकि यहां पे लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है। सर हमने पहले स्टैंडर्ड सेट किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर किया, हमें डेविएशन पता चला, हमने डेविएशन का एनालिसिस किया कि ये डेविएशन क्यों आए हैं, और फिर हमने उनको रिमूव करने के लिए करेक्टिव एक्शंस लिया, और इस पूरी के पूरी चीज का हमने एक फीडबैक रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को सबमिट कर दिया। बुक में देखोगे तो साफ साफ ये लिखा हुआ मिलेगा। स्टेप 1 सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, स्टेप 2 measuring the actual performance, step 3 comparing the actual performance with the standard performance, step 4 finding out the deviations। उसी स्टेज में आप मर्ज कर सकते हो स्टेप को, and analyzing the causes for deviation। next step taking corrective measures, last step feedback report। एकदम क्लियर। अब आपको कोई पूछे व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस बताना। देखना डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन में भी आंसर ये लिखोगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंट्रोलिंग? कंट्रोलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप ऑफ स्टैंडर्ड्स, मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस, finding out the deviations, analyzing the causes for deviations and taking corrective measures, full stop। फीडबैक रिपोर्ट के बाद डेफिनेशन में मत करना। यही डेफिनेशन है, यही मीनिंग है और यही प्रोसेस है। इसलिए मैंने बोला कि अगर कंट्रोलिंग चैप्टर में हम लोगों को कंट्रोलिंग प्रोसेस समझ आ जाता है तो 50% ऑफ द चैप्टर इज बीइंग डन। अब एक बात और हमें समझने की दरकार है, जब हम एनालिसिस करते हैं डेविएशन का तो वहां पे दो टर्म हमें बहुत अच्छे से समझने की दरकार है। एक है सीपीसी। क्या है? सीपीसी, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, सीपीसी। और दूसरा है एमबीई, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय, आइए इनका मीनिंग समझते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल? कंट्रोलिंग का मतलब समझ गया? क्रिटिकल पॉइंट मतलब मेजर पॉइंट, जो क्रिटिकल एरियाज है उनको कंट्रोल करने में फोकस ज्यादा देना पड़ेगा। बेटा जब हम डेविएशंस चेक करेंगे कि कारण क्या है, डेविएशंस क्यों आए, आपको बहुत सारे कारण मिलेंगे। उसमें से कुछ कारण ऐसे होंगे जो कि मेजर कारण है, क्रिटिकल कारण है, जहां पे ज्यादा ध्यान देने की दरकार है, जो की एरियाज हैं, केआरएस भी बोलते हैं इसको। और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल नहीं है, जिनके कारण डेविएशंस पे मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उनको हम क्या कर सकते हैं? फॉर द टाइमिंग हम इग्नोर कर सकते हैं। एक एग्जांपल से हमारी बात समझिएगा। हमने जब एनालिसिस किया कि भैया इस साल हमारा प्रॉफिट हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आया, और पता करते हैं कारण क्या है, कम प्रॉफिट क्यों आया, तो हमें पता चला कि भैया हमारा रॉ मटेरियल का कॉस्ट 2% से बढ़ गया, रॉ मटेरियल का कॉस्ट, और हमारा पोस्टल चार्जेस 5% से बढ़ गया, कोरियर एंड पोस्टेज चार्जेस 5%। तो मेजर डेविएशन क्या कारण से है? निकुंज क्या कारण से है? रॉ मटेरियल 2% से बढ़ा है, पोस्टेज एंड कोरियर 5% से बढ़ा है। मेजर कारण क्या है प्रॉफिट गिरने का? पोस्टेज। क्यों? वेरी गुड, यही तो गलती है। आंसर रॉ मटेरियल है। मेरे को एक चीज बताओ, तुम्हारे टोटल कॉस्ट में रॉ मटेरियल का कंपोजिशन कितना होगा? मेजर कंपोनेंट होगा। पोस्टेज और कोरियर चार्जेस का कंपोनेंट क्या होगा? नेग्लिजिबल कंपोनेंट होगा, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। वो अगर 5% से बढ़ जाए तो भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। वो 5% से बढ़ जाए तो भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं है। रॉ मटेरियल 2% छोड़ 1% से बढ़ जाए तो भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज है। जितना परसेंटेज कॉस्ट रॉ मटेरियल का बढ़ेगा डायरेक्टली प्रॉफिट को हिट करेगा। आपने 2 और 5 को कंपेयर करके 5 बोल दिया, यही बुद्धू तुमको एग्जाम में भी बनाएगा, केस स्टडी यही खेला करेगा तुम्हारे साथ
कि तुम्हारा फोकस किस पे जाए, 5 पे जाए, 2 से हट जाए। लेकिन तुम कंपोनेंट नहीं देख रहे हो, 2 में क्या है और 5 में क्या है। 2 में रॉ मटेरियल और 5 में पोस्टेज का खर्चा है। यस यस। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, रॉ मटेरियल का खर्चा या पोस्टेज का खर्चा? परसेंटेज देख के भ्रमित मत होना। रॉ मटेरियल का 2% भी सिग्निफिकेंट है, हाईली सिग्निफिकेंट है। पोस्टेज 5% हो के भी रॉ मटेरियल के 2% के सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट है। तो एक तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे एनालिसिस करते समय। तो मेन अब हमारा फोकस कहां पे होगा, किसको कंट्रोल करने में होगा, रॉ मटेरियल के कॉस्ट को या पोस्टेज के कॉस्ट को? दूसरा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का सिंपल मीनिंग होता है अ मैनेजर हु ट्राइज टू मैनेज एवरीथिंग, अ मैनेजर हु ट्राइज टू मैनेज मे एंड अप मैनेजिंग नथिंग। एक इंसान जो हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा वो किसी भी चीज को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अब अगर मैं मैनेजर हूं तो मेरा समय जो मेरे पास है वो तो सीमित समय है, लिमिटेड टाइम हमारे पास है। इस टाइम को मैं अलग अलग चीजों के लिए एलोकेट करना है। अब मैंने अपना समय उन चीजों में माथापच्ची करने में डाल दिया जिनका इंपैक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, तो मैं उन चीजों को समय नहीं दे पाऊंगा जहां मुझे ज्यादा समय देना चाहिए। इट इज बेसिकली प्रायोरिटाइजिंग कि आपका प्रायोरिटी क्या है, आपका प्रायोरिटी क्या है। जैसे मैंने अभी अभी बोला कि मेरा रॉ मटेरियल का कॉस्ट इंक्रीज हुआ, ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है, डेविएशन हो सकता है, स्टैंडर्ड एक्चुअल मैच हो, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप छोटे छोटे डेविएशंस में माथापच्ची नहीं कर सकते हैं। माइनर डेविएशन को आपको इग्नोर करना पड़ेगा। अच्छा, माइनर डेविएशन क्या है और मेजर डेविएशन क्या है, इसको भी हम एडवांस में एक्सप्लेन करेंगे। लेट से हमने फिक्स कर लिया है, देखो रॉ मटेरियल में अगर 1% तक डेविएशन हो तो हम मानेंगे माइनर है। तो रॉ मटेरियल में अगर डेविएशन अप टू 1% है तो हम उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम उसको इग्नोर करेंगे कि दिस डेविएशन कैन बी इग्नोर्ड। लेकिन 1% से ज्यादा है तो उसको सीरियस ले लेंगे। पोस्टेज तो मैनेजमेंट के कंट्रोल में से भी ज्यादा नहीं है। तुम पोस्टेज के खर्चों को ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो वहां पे लिमिट ज्यादा रख सकते। चलो 10% तक तो माथापच्ची करेंगे नहीं, 10% हो गया तो हो गया, उससे कोई प्रॉफिट में सिग्निफिकेंट फर्क पड़ेगा भी नहीं। उससे ज्यादा हो देन आई विल सी कि ये खर्चा क्यों बढ़ रहा है। मतलब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन ये बोल रहा है आप एक लिमिट सेट करिए डेविएशन का कि इस एक्सटेंट तक डेविएशन हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज माइनर डेविएशन, और इसके बियॉन्ड अगर डेविएशन हो तो इट विल बी कंसीडर्ड एज मेजर डेविएशन। मेजर डेविएशन है तो मैनेजमेंट उसमें माथापच्ची करेगा, माइनर डेविएशन है तो सच डेविएशंस को मैनेजमेंट विल लेट गो। अगर सरप्लस टाइम मिलेगा देख पाएंगे तो देखेंगे, अदरवाइज अगर हम सब कुछ को कंट्रोल करने जाएंगे तो हमारा जो इंपॉर्टेंट एरियाज है जहां पे मुझे समय देना चाहिए वो एरियाज क्या हो जाएंगे, मिस आउट हो जाएंगे। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का फोकस किस चीज पे है, वो बोल रहा है हमारा फोकस इस बात पे है कि डेविएशंस का एक रेंज फिक्स हो, किस रेंज तक डेविएशन को माइनर माना जाए और किस रेंज के बियॉन्ड मेजर माना जाए। मेजर डेविएशन को हम अर्जेंटली चेक करेंगे, माइनर डेविएशंस को हम फॉर द टाइम बिंग इग्नोर करेंगे। आपको अगर ये बात समझ आ गई तो अब कंट्रोलिंग प्रोसेस में आपको कुछ भी परेशान नहीं कर सकता है। मतलब जब हम कंट्रोलिंग प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो कौन सा स्टेप इन डिटेल पढ़ने की दरकार है? स्टेप नंबर 4, एनालाइजिंग द डेविएशन। क्योंकि जब हम एनालाइजिंग द डेविएशन पढ़ेंगे तो वहां पे 2 कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, सीपीसी एंड MEB, क्योंकि यहां से बहुत फ्रीक्वेंटली बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इधर MCQ में और 3 मार्कर क्वेश्चंस में। इसलिए ये डिटेल में हम करेंगे एनालिसिस ऑफ डेविएशन और अच्छे से CPC और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के कंसेप्ट को समझेंगे और बहुत अच्छे से वहां पे हम एग्जांपल्स को भी रेडी करेंगे। Am I clear? This is all about the process of controlling. Now you'll open your book. We will once read what is written out there in the book.